हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं और आज का लेक्चर नंबर कौन सा है? 13। और लेक्चर नंबर 13 को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि आप लेक्चर नंबर 12 को आपने ऑनेस्टी वाइज पूरे लेक्चर आपने बिना स्किप किए हुए आपने अटेंड किया होगा, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। नहीं तो ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला नहीं है। और अगर अभी तक आपने हमारे लेक्चर नंबर 12 को नहीं देखा है तो यही चीजें डिस्क्रिप्शन में आप उसके लिंक दिए हुए, जस्ट आपको करना क्या है, मोबाइल को स्क्रॉल करना है और उस पर क्लिक करना है। जब क्लिक करते हैं वो बहुत अच्छा सा एक लेक्चर नंबर 12 ओपन होगा और उसको आप अच्छे से स्टडीज किया करो, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडीज किया था कि गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ कैसे काम करती है, किस कंडीशन में काम करती है, और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखा था। लेकिन अब वो वक्त है आज वो सवाल करने का जिसका सवाल का हर किसी को इंतजार होता है कि उस गॉस लॉ के सवाल को कैसे, कॉन्सेप्ट को कैसे सवाल में यूज करें। वो तमाम सारी बातें करने वाले हैं हम आज के लेक्चर नंबर 13 में। तो लेक्चर नंबर 13 में आज का मेनू क्या है? आज का मेनू है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम वो तमाम सारी चीजें जानेंगे जो सीबीएसई के अंदर में बहुत सारी चीजें आती है और नीट जेई में भी आ रहे हैं कुछ सालों से। फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कोई एग्जाम्स में नहीं आता है, सॉलिड एंगल कोई एग्जाम्स में नहीं आता है। इवन दो कि आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो किसी एग्जाम्स में सॉलिड एंगल नहीं आता है। लेकिन हाँ, सॉलिड एंगल को पढ़ने के बाद हम कई सारे क्वेश्चंस का आंसर फ्लक्स निकालने में डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो देर किस बात की, हम अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। और लेक्चर नंबर 13 थोड़ा सा आपको लग सकता है अच्छा, किसी किसी को बहुत अच्छा लग सकता है। तो आप जिनको अच्छा लग रहा है वो भी, जिनको बहुत अच्छा लग रहा है वो भी, आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे मेल आईडी rcp/ckSir@gmail.com पर मेल कीजिए। तो हम आज के लेक्चर स्टार्ट करेंगे सवालों से। कुछ नीट के सवाल करने वाले हैं, कुछ जेई के सवाल करने वाले हैं, कुछ एडवांस के भी सवाल करने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हम आपके लिए लाए हैं, लेकिन बस आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, लेक्चर को कंटिन्यू देखना। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इसको हटा दें। तो एक सवाल है जो आपके सामने यहाँ पर थोड़ी देर में आएगा। तो वो सवाल आप देखिए, बोर्ड पर है कि ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज। तो आप लोगों ने सवाल को पढ़ लिया, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप भी जानते हो कि क्यूब के अंदर में, किसके अंदर में, क्यूब के अंदर में। अब वो क्यूब एल साइड का दो तो भी कोई टेंशन नहीं है, 12 साइड का दे तो भी कोई टेंशन नहीं है, एल के साइड में भी कोई टेंशन नहीं है, 12 के साइड में भी कोई टेंशन नहीं है। इसके अंदर में क्यू चार्ज को रखा है। तो हम लोगों ने लास्ट बार क्या पढ़ा था कि अगर कोई क्लोज सरफेसेज है और उस सरफेस के अंदर में हम कोई चार्ज रखते हैं तो जो फ्लक्स जो आता है वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आता है। क्यू अपॉन में क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, मेन तो यही है। और अगर आप कुछ और अरेंज करना चाहो तो 4 पाई ऊपर लिख दो, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख दो, 4 पाई नीचे भी और एप्सिलॉन नॉट। तो चाहो तो इसको और भी, ये पूरा का पूरा के हो जाएगा, तो के 4 पाई अपॉन में क्यू भी हो सकता है। तो इससे कई सारे आंसर हो सकते हैं। आपको शायद आंसर ये है तो आप इसको मैच करा लीजिएगा, है ना। तो हम लोग बेसिकली आज फ्लक्स के जो हम लोगों ने सीखा था, फ्लक्स इज इक्वल टू में ई डी एस इज इक्वल टू में क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही सीखा था हम लोगों ने, गॉस लॉ। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? फ्लक्स इज इक्वल टू में क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पर सवाल। इसका फर्स्ट पार्ट आपने लास्ट कॉपी में अगर देख रहे होंगे तो कॉपी में मैंने 2 पार्ट बना दिया था।
एक पार्ट को हमने ये लिखा था क्लोज सरफेस से कैसे निकालेंगे, दूसरा पार्ट हमने लिखा था, क्या लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट को स्टडीज कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत पहला सवाल बहुत बेसिक सा सवाल करवाया है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, चार्ज स्मॉल क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेसेज। ये बहुत बढ़िया सा सवाल है कि एक क्यूब के मैंने पहले क्या पूछा था पहले सवाल में कि चार्ज उस क्यूब के अंदर में बंद है, चार्ज उस क्यूब के अंदर में बंद है, और फ्लक्स पूछा था पूरे क्यूब को लेके कि पूरा क्यूब के लेके फ्लक्स कितना होगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं पूछा है। क्या पूछा है, जो हम करते हैं पहले इसको हटा देता हूं। पूछा है कि एक जो क्यूब है, और क्यूब का पहले फोटो बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्यूब के अंदर में एक हमारे पास चार्ज है, क्या है, चार्ज। क्यूब के अंदर क्यूब एक चार्ज है अंदर। अब किसी एक फेस से पूछा है, उसने बोला कि एनी फेसेज, एनी फेसेज का मतलब होता है कोई एक फेस से आपको फ्लक्स निकालना है। ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल कई सारे मिलेंगे आपको मार्केट में। तो मार्केट में सवालों को बचने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो देखो टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्या बोलोगे टोटल फ्लक्स, तो क्या बोलोगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही बोलोगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम्हें कितने फेस से निकालना है, एक फेस से। टोटल फ्लक्स कितने फेस से है, 6 फेसेस से, यानी कि 6 फेस में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस में क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन में देखना, उसमें उल्टा सीधा भी दे के रखे हैं, है कि नहीं। 4 पाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड है, तब डरे नहीं, मेन यही है। कोई भी दो फेस से बोलता तो कैसे निकालते हैं, क्यूब है और दो फेस से बोलता, समझ में आ गया होगा क्या करने वाले थे। दो फेस से, तो इसमें तो एक फेस में इतना है, दो फेस में कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड कर देंगे, है कि नहीं। बहुत आसान सा सिंपल से सवाल है, लेकिन इस टाइप के सवाल काफी ट्रेंड करते हैं, तो वो चीजें आपको माइंड में होना चाहिए। तो इसको मैं हटा देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आपके लेवल को थोड़ा और बूस्ट करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल को देखिए, लिखा हुआ है ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज क्यू कूलम विद इन इट, ठीक है। इफ फाई द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, वो यूनिट बता रहा है उसका, एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी, ठीक है। यानी कि बी वाले सरफेस से फ्लक्स फाई है, द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट ऑफ वी एम विल बी, कुछ ऐसा बोला है। कुछ ऐसा बोला तो कैसे करेंगे, आप करना चाहोगे, करो, ट्राई कर लो। मैं तो चाहूंगा आप ट्राई कर लो, सवाल ही कर दो, पूरा का पूरा उड़ा दो। कर दोगे, कर दो यार, हो गया, करें। चलो देखो, एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेट का है। स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट इन आवर लेक्चर, देन प्लीज सेंड मी मेल। कौन सा मेल, rcp@gmail.com। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, समझ गए ना। चलो, ये जो है यहाँ से कुछ इस तरीके से कुछ फेसेज का नाम है, बी है, ए है, सी है, चार्ज अंदर है, चार्ज अंदर है। अगर मैं बोलूं कितने सरफेस है इसमें, तो तुम बोलोगे सर एक तो कर्व सरफेस, कौन सा सरफेस, सॉल्यूशन कर रहा हूं, कर्व सरफेस यही है। इसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस। फ्लैट, तुम लोगों ने सुना है, फ्लैट टमी, फ्लैट टमी सुना है नाम, फ्लैट टमी का सुना होगा, तुमको बोल रहा हूं तुमको, हाँ, फ्लैट सरफेस। तो हमें लगता है कि ये भी फ्लैट सरफेस है, ये भी फ्लैट सरफेस। तुम्हें बोला किसके है थ्रू फ्लक्स निकालना, इसके थ्रू,
दिमाग में कई तरीके की कैलकुलेशन हो सकती है आपके माइंड में। मैं बोलता हूं सरफेस कर्व प्लस में सरफेस फ्लैट प्लस में सरफेस फ्लैट इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में। कैसे कैसे लिख दिया? क्या यही तीन सरफेस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट निकल रहे हैं? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट निकल रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखा तो ये देखा दोनों सरफेस सेम ही है। जितना ये वाला पोर्शन है उतना ये भी पोर्शन है। अच्छा, इसके थ्रू फ्लक्स कितना दे के रखा है? इसके थ्रू कितना फ्लक्स दे के रखा है? तो सर वो तो फाई दे के रखा है। क्या इसके थ्रू बोला है? तो ये अब मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं कि ये एफ एफ क्यों लिख रहा हूं, एक लिख देता हूं ए, एक लिख देता हूं बी। ये दोनों सरफेस सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों को दोनों फ्लैट है, रेडियस सेम है, एरिया सेम है। तो मैं दोनों को लिख रहा हूं क्या, एस ए इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको निकालना है एस ए से कि भाई सरफेस ए से कितना फ्लक्स होगा, तो ये हो जाएगा कितना, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में फाइव, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में फाइव। और एस ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 और क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 5। क्या समझ में आया? कौन सा ऑप्शन मैच किया? ये मैच किया डी ऑप्शन। ये मैच किया कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा है। फ्लक्स, टोटल फ्लक्स है ये, तो ये टोटल फ्लक्स है, ये जो है टोटल फ्लक्स है। नहीं आया समझ में? बहुत ही आसान सा है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते ही आपको चीजें और क्लियर होगी। फिजिक्स में मेन है सवाल को करना। सवाल जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा। फॉर्मूले को बिल्कुल डीपली समझना। फॉर्मूले को कैसे समझना? बिल्कुल डीपली समझना। जितना अच्छा समझोगे ना उतना बेहतर होगा, है ना। कितना लोग एक बार रिवाइज किया छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। 2 बार 3 बार, मैं खुद टीचर हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ। आज पढ़ा, 5 महीना नहीं पढ़ा, भूल जाऊंगा। ऑब्वियस बात है, भूल जाना। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पे जब भी मौका मिले, जब भी रेगुलर वे में रिवाइज करना होता है। रिवाइज करोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आपके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ज्यादा वक्त नहीं ले रहे। और अगले सवाल पे करते हैं। ये सवाल आपके लिए है, आप करोगे इसको, हम नहीं करेंगे। आपके लिए दे रहा हूँ सवाल, मैं आपको दे रहा हूँ, देख के दे रहा हूँ, आप नोट करोगे। ए चार्ज कैपिटल क्यू, ए चार्ज कैपिटल क्यू is situated at the corner of the cube, situated at the corner of the cube. The electric flux pass through, the electric flux pass through, the electric flux pass through all the 6 faces of the cube. आपको निकालना है, आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो आप करोगे इसको, सवाल को करना घर पे, और नहीं होगा तो आप हमें मेल करना। मेल कहाँ पे करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप हमें मेल कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। एक सवाल करने जा रहे हैं जो कि जेई में आया हुआ है, जेई 2018 में। वो सवाल भी देख लेते हैं कौन सा सवाल है कि नहीं। तो सवाल आपको बोर्ड पर मिलेंगे, सवाल बोर्ड पर दिख रहे होंगे। ए चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a by 2 above the center of the square surface of edge as shown in the figure. The electric flux through the square surface. ऐसे सवाल मैंने बोला था ना कि आपको फिगर दिखाएंगे, क्लोज नहीं दिखाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन उसका क्लोज सरफेस का लगता है। एप्लीकेशन किसका लगता है? क्लोज सरफेस का। अब क्लोज सरफेस का कैसा एप्लीकेशन लगेगा, कैसे हम यूज करेंगे फ्लक्स का, अभी कैसा दिख रहा है? ओपन, ओपन दिख रहा है ना। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि ठीक है ये ओपन है, अब तुम इसे फ्लक्स निकालो, तो गॉसियन को, जब गॉस लॉ को याद करेगा तुम तो बोलेगा अरे यार इसमें तो है ही नहीं क्लोज सरफेस, तो कैसे निकालूंगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। सरफेस है, सरफेस है, और यहां से a/2 दूरी पर, ये तो है दूरी a है,
ये तो दूरी ए है, और यहाँ पर a/2 दूरी पर कैपिटल Q रखा हुआ है कि नहीं, a/2 दूरी पर। यही है सवाल में मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए पता नहीं आपके मन में क्या सवाल आ रहे होंगे, जिसके कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। उसमें से एक तरीका है कि मैं क्यों ना एक सरफेस है और मैं ऐसा ऐसा 5 सरफेस खोज के लाता हूँ और मैं एक क्यूब बना देता हूँ। तो एक सरफेस ऐसे लगा दिया, तो ये a/2 है, तो भैया बिल्कुल सिमेट्रिकल सरफेस लगाओ। फिर मैंने ऐसे करके ये लगा दिया, देखा क्या जबरदस्त लगाया ना। तो ये देखो क्यूब में बंद हो गया, दिखाई दे रहा है क्यूब में बंद होता हुआ। अब तुम बताओ टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स तो क्या बोलोगे, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितना, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको कितना में चाहिए, सिर्फ ये वाला फेसेस से, ये वाला फेस से, है कि नहीं। तो 6 फेसेज में क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट, 6 फेसेज में क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस में कितना, सिंगल फेस में कितना, 6 फेस में क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस में क्यू अपन में 6 एप्सिलॉन। तुम बोलोगे सर ये तो आसान थे, तो मैंने पहले भी सोचा था। सही है, सोचे, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा सोच लिए। तुम नहीं सोचा जिसके लिए क्या, उसकी तो जिंदगी मस्त है, वो तो मेरे बताने के बाद भी नहीं सोच रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, इसको हटाऊं, समझ में आ रहा होगा, जे के सवाल है। अब देखो, हाउ मच इंपॉर्टेंट रिवाइज प्रीवियस ईयर सवाल, हाउ मच इंपॉर्टेंट टू रिवाइज प्रीवियस ईयर सवाल। सेम सवाल मैंने अभी नीट में भी करवाया था। तो सोचो नीट और जेई मेंस लगभग लगभग लेवल दोनों का सेम होता है। नीट और जेई मेंस का लगभग लगभग जो लेवल होता है वो सेम होता है। अगर फिजिक्स के सवालों पे आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो क्यों ना हम जेई मेंस के लास्ट ईयर के सवाल को कर ले, ऐसा आइडिया रहेगा। मैंने तो तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाया ना कि देखो सेम टू सेम सवाल अभी एक और आया था, उसमें डायरेक्ट में पूछा था क्यूब बनाकर, और इसने नहीं पूछा था। तुम ये बताओ कि जब ये सवाल को तुम जब कर लोगे तो क्या वो सवाल नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और ऐसे न जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं जेई और नीट का कॉमन मैच करता है, और कॉमन कॉन्सेप्ट पे सवाल भी दिए रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द जेई मेंस। एडवांस के तो मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कीजिए, तब आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, आपका करना ही क्या है, सिर्फ क्वेश्चन ही तो रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ना आपको खेतों में जाके काम करने के लिए बोल रहा हूँ, है कि नहीं। तो आप रिवाइज कीजिए, आपने अभी बताया ना 2 सवाल करवा के आपको समझाया। एक और सवाल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, लिटिल भी थोड़ा बहुत टफ लग सकता है लेकिन वो है नहीं। टफ लगेगा आपको कि वो टफ है लेकिन है नहीं। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद मैं सवाल कराता हूँ, ठीक है। तो सवाल आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर, बहुत लंबा चौड़ा है ये। A disk of radius a/4 having uniformly distributed charge 6 कूलम। तो मैं इतना सवाल क्या पढ़ने जाऊँ, सवाल आप समझ गए होंगे, आपको खुद से करना है ये सवाल, ये सवाल आपको खुद से करने हैं। टफ सवाल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे, है ना। तो चलिए मैं इसको हिंट कर देता हूँ, इस सवाल को मैं क्या करता हूँ, हिंट कर देता हूँ, आप खुद से करना। खुद से करो तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, चीज़ों को सोचने की पावर मिलेगी। तो मैं इसको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कैसे क्या है। जो देखो, इसे क्यूब है, क्या ही क्यूब। अब क्यूब होगा तो है, क्यूब होगा तो होगा, जे का सवाल है। उसमें क्या है, एक रॉड जो है कुछ पार्ट बाहर है, कुछ पार्ट अंदर है, और इसमें एक स्फीयर भी है
आधा पार्ट बाहर है, आधा पार्ट अंदर है। स्फीयर पे चार्ज कितना है एक बार देख लेते हैं। शायद 6 कूलम चार्ज है, इस पे है 8 कूलम चार्ज। ये तो हाफ पोर्शन बाहर है और हाफ पोर्शन अंदर है, तो ये 3 कूलम चार्ज तो ये हो गया। तो इस सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो आपको फ्लक्स निकालने में जो चार्जेज आएगा वो 6 कूलम काम आएगा कि 3 कूलम? 3 कूलम, समझ में आया? क्योंकि 3 कूलम तो बाहर है, तो बाहर वाले चार्जेस का कोई लेना देना नहीं। एक यहाँ पर एक और भी चार्जेज है रखा हुआ है, एक बाहर में चार्ज रखा हुआ है, तो बाहर वाले का तो कोई लेना देना नहीं, वो डराने के लिए दिया है। तो अंदर वाले चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना है? तो वो शायद -7 कूलम चार्ज है। वो कितना है? -7 कूलम चार्ज। तो ये -7 कूलम चार्ज अंदर में। अब इस पे 8 कूलम चार्ज पूरा है। तुम बोलोगे सर 4 कूलम बाहर और 4 कूलम अंदर, तो ये फिर गलत हो जाए, क्योंकि हाफ पार्ट नहीं है। कोऑर्डिनेट को अगर ध्यान से देखोगे तो ये ओनली a/4 पार्ट अंदर है। टोटल लेंथ इसका शायद a दूरी है, जितना भी दूरी हो a दूरी है, तो अंदर कितना चार्ज आएगा सोचो। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि a दूरी में 8 कूलम चार्ज है, तो एक यूनिट दूरी में कितना हो जाएगा? 8/a कूलम। तो a/4 दूरी में कितना हो जाएगा? 8/a इंटू में a में 4, a ने a को मार दिया, 2 कूलम चार्ज। इसका मतलब रॉड पर 2 कूलम चार्ज अंदर हुआ। तो सब तो मैंने बता ही दिया, तो तुम क्या करोगे? 2 कूलम। तो टोटल चार्ज इस क्यूब के अंदर में कितना होगा? 2 कूलम, 3 2 5 कूलम, -7 तो -2, तो ये हो जाएगा -2 कूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो होता है। क्या आ गया समझ में? है ना बहुत आसान सा, दिखने में कितना लंबा चौड़ा जैसा लग रहा होगा। थोड़ा बहुत और दिमाग पे प्रेस करना और सवाल को बहुत अच्छे से डीपली सोचना। बहुत अच्छा सवाल है, आपको रियलाइज करवाएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं। ऐसे तो ये बिल्कुल सिंपल सा था कि टोटल हाफ था, उसमें डेटा को पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाफ पोर्शन क्यूब के अंदर है, हाफ पोर्शन क्यूब के बाहर है। तो हाफ पोर्शन क्यूब के अंदर है तो भाई टोटल 6 कूलम चार्ज है, तो 3 कूलम ही होगा ना, 3 कूलम ही तो हुआ अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, फिर से रिवाइज कीजिए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये हो फर्स्ट पोर्शन जिसमें फ्लक्स निकालने के लिए सिखाया आपको, और फ्लक्स सिंपल, फ्लक्स इज इक्वल टू में क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस लॉ के दूसरे पहलू को देखते हैं। ये तो फर्स्ट पहलू हुआ कि आप उसको यूज करके निकाल लिए। अब दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरे पहलू हैं इसके दूसरे साइड जो है वो क्या है कि फ्लक्स इज इक्वल टू में ई डॉट डी एस वैक्टर अपॉन में क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये है। अब इसको आप कैसे यूज कीजिएगा, आप इसको कैसे यूज कीजिएगा वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो इसको यूज जो करने वाले को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं तो हम कुछ इसको यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे वो आप देखिए। अब ये सबसे बड़ी बात है कि सीबीएसई में स्टेट बोर्ड में अक्सर आते हैं। इसमें से 4 फॉर्मेटिंग है, 3 या 4 है, उसमें से एक हमेशा अक्सर आएगा। कौन सा आएगा वो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है? वो कौन सा आएगा आपको बता दूंगा। पहले देखिए, हमने कई सारे पॉइंट लिखवाए थे सिलेबस को लेके, याद है आपको? कल वाले लेक्चर में, लास्ट पर लेक्चर नंबर 12 में बहुत सारे आपको पॉइंट लिखवाए थे। पॉइंट लिखवाते टाइम थोड़ा सा धक धक कर रहा था दिल
भला ना कोई आके क्लेम कर दे वीडियो में सर आप गलत पढ़ा रहे हो, तो गलत नहीं, वो सब सारी चीज़ों को मैं आज एक का करके समझाऊंगा। तो आप तैयार हैं? तैयार हैं तो आइए कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो बेसिक है वो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब सिलेबस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज पहला। और जेई नीट में ये सब कुछ आने वाला नहीं है, इसके डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करने, डेरिवेशंस सुन लो भैया बोर्ड वाले, दोबारा मत बोलना कि आपने बोला था वो आ गया एग्जाम्स में, है ना, ध्यान से सुन लो। एक चार्ज क्यू है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर दूरी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर दूरी पर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, तुम फॉर्मूला बता दोगे कि के क्यू अपन में आर का स्क्वायर तो होगा, के क्यू अपन में आर का स्क्वायर होगा, लेकिन वैसे नहीं, प्रूफ करो के क्यू अपन में आर का स्क्वायर होता है। एक तो वो था फोर्स अपन में चार्ज, कुछ इस तरीके से बता दिया था। अब ऐसे प्रूफ करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे? तो किसी ने बताया कि एक काम करो, गॉसियन सरफेस के हेल्प से, गॉस लॉ से बनाना है। तो गॉसियन सरफेस सबसे पहले आएगा भैया, क्योंकि इसमें जो है एक क्लोज है, क्लोज का मतलब गॉसियन सरफेस का यूज करेंगे हम लोग। तो गॉसियन सरफेस बनाओ। तो किसी ने बोला कि ठीक है गॉसियन सरफेस बनाना है, तो चंदन सर ने तो दो ही गॉसियन सरफेस बताया है, एक तो सिलेंड्रिकल आएगा ज्यादातर और एक क्या आने वाला है, स्फेरिकल, यही दो आने वाला है। तो मेरे मन में आया और भी आते होंगे, लेकिन ठीक है आते हैं तो आते हैं, लेकिन अभी सिर्फ दो। तो तूने बोला कि ठीक है गॉसियन सरफेस बनाओ, लेकिन बना दो, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, सिलेंड्रिकल बना दिया। कैसा बना दिया? सिलेंड्रिकल। तो बना दिया, तो इसमें कोई शिकायत नहीं थी, कर सकते थे। लेकिन एक शिकायत थी कि पॉइंट को याद करो, गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाओ, गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाओ कि गॉस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। याद करो वो पॉइंट मैंने एक लिखा था, वो पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट वो अलग बात है, लेकिन लिखा था कि गॉसियन, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में भी लिखा था कि मेक गॉसियन सरफेस सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गॉसियन सरफेस पे क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अब तुम बताओ, ये तो आर दूरी है, क्या ये यहाँ पर आर दूरी है क्या? नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वेरिएबल। क्या यहाँ पर आर दूरी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर आर दूरी है क्या? नहीं। तो जो गॉसियन सरफेस आपने जो बनाया, गॉसियन सरफेस जो आपने बनाया वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बना दोगे ऐसे तो इस पे गॉस लॉ नहीं अप्लाई करेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो हो सकता वो लगता हो, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा वैसा कुछ करना नहीं है। तो कैसा बनेगा? तो बोलो कि सर ये तो बड़ा लफड़ा वाला बात है, ये तो बड़ा लफड़ा वाला बात है, तो कैसे करेंगे, जो देख लेते हैं। मैंने फिर सोचा कि हम क्यों ना हम एक स्फेरिकल सरफेस बनाएं, क्यों ना हम क्या बनाएं, स्फेरिकल सरफेस। देखो ये स्फेरिकल सरफेस है। अभी ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। क्यों नहीं सिलेंड्रिकल बनाया? अब तुम बताओ, जब किसी आदमी को इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड नहीं पता होती, तो क्या वो गॉसियन सरफेस बना पाता? बना पाता? देख बहुत पढ़ा लिखा फॉरेनर राइटर, फॉरेनर कंट्री की मैं चर्चा नहीं करूँ, इंडियन स्टूडेंट, खासकर बिहार के स्टूडेंट, क्या बना पाता? तुम भी राजस्थान के भी, क्या बना पाता? नहीं, नहीं बना पाता। तुमको पता था, तुमको पता था को वो सिलेंड्रिकल सरफेसेस पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज करेगा, ठीक है। अब हमको वेरीज वेरीज नहीं कराना है भैया, और पहले से परेशान है हम तो हमको नहीं कराना है वेरीज वेरीज, तो हमने ये बना दिया। अब इसमें तुम देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, किधर बोलो,
मैंने बोला था डायरेक्शन ही पता होना चाहिए, तो सर इधर, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, इधर। अब चूंकि ये गॉसियन सरफेस है, चूंकि ये गॉसियन सरफेस है, तो मैग्नीट्यूड किधर आएगा, तो मैग्नीट्यूड भी सर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर। दोनों के बीच एंगल कितना, कितना एंगल, 0 डिग्री। तो ये पता चला कि क्यों हम ऐसा बोल रहे थे। मैंने बोला ये भी था कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इससे 3 के अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। चलो अब अप्लाई गॉस लॉ करो, अब अप्लाई गॉस लॉ करो, गॉस लॉ, गॉस लॉ सिखा रहा हूं भाई। ई इंटू में डी एस, नहीं कोई लगा देगा गॉस लॉ ऐसे, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। भाई फ्लक्स नहीं निकालना है, ये क्यों लगाओगे, पागल हो क्या, ये थोड़ी ना लगाएंगे, फ्लक्स निकालना है क्या, बोलो फ्लक्स निकालना है क्या, नहीं ना, तो फिर ये नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम लोग लगाएंगे ई इंटू में डी एस इज इक्वल टू में क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री, ई डी एस डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस यहां पर क्या आएगा, 0 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे ई इंटू में डी एस इंटू में कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू में चार्ज तो अंदर क्यू है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, याद करो कांस्टेंट क्यों ले रहा था, समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अगर तो ये बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो थोड़ा मजा आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ गया। फिर अंदर क्या बचा, डीएस, डीएस इधर सरफेस छोटा सा डीएस है, इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं ऊपर लिखूं, ऊपर वाले को हटा दूं, तो चलो आप आज्ञा दे रहे हो कि हटा दूं। तो जब इसको करोगे तो ई इंटू में डीएस क्या है, टोटल सरफेस एरिया, इसमें कोई लिमिट विमिट नहीं रखने वाले, टोटल इंटीग्रेशन है सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि आर दूरी पर निकालना था तो हमने आर दूरी का स्फीयर बनाया, कैपिटल आर दूरी का होता तो कैपिटल आर दूरी का स्फीयर बनाता, 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई आर का स्क्वायर। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाता है, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। देखा है ना मजेदार चीज, है कि नहीं मजेदार चीज, बिल्कुल है। तो ये थी इसकी खासियत गॉस लॉ का। क्यों सिलेंड्रिकल नहीं बनाया, बताओ क्यों सिलेंड्रिकल नहीं बनाया, क्योंकि सिलेंड्रिकल वाले सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड वेरीज करेगी। हमने क्यों बोला था कि दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही पता होना चाहिए, देख पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जगहों पर क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पता करा देते हैं। मिलेगा आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पता कर देते हैं और पूछते रहते हैं जो उनको पूछना रहता है, जो है कि नहीं। तो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला चीजों को अगले डेरिवेशंस करते हैं। ये सब सीबीएसई में काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। आपको याद हो कि इनफाइनाइट सीट हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसमें कोई डेरिवेशंस नहीं किया था, मैं जानता था कि वो डेरिवेशंस यहाँ पर आएगी। और ये वाला जो है पोर्शन वो सीबीएसई यानी कि स्टेट बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं 12th के उसमें पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, कैसे इसको निकालते हैं, इनफाइनाइट सीट कैसा होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे, इस पे चार्जेज इनफाइनाइट है तो बहुत दूर तक गई है, इस तरीके से। तुमको कुछ दूरी पर, यहां से कुछ दूरी पर निकालना है, एक्स दूरी मान लो, एक्स दूरी, कैसे निकालोगे, गॉसियन सरफेस बनाना है,
तो सिलेबस में दो ही अक्षर आते हैं। कितने आते हैं? दो। तो पहला कौन सा? सिलेंड्रिकल, दूसरा कौन सा? स्फेरिकल। तुम स्फेरिकल बनाओगे तो क्या काम होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि जो स्फेयर इसके पास में जाएगा वहां पे मैग्नीट्यूड कुछ अलग अलग हो जाएगा, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर ऐसे होगा और यहाँ पर भी ऐसे होगा। तो यहाँ पर तो एरिया वेक्टर इधर है, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल आ गया। तो वेरिएबल चीजें मिल गई। तुम बताओ कि अगर तुमको नहीं पता होता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो कैसे गॉसियन सरफेस डिसाइड कर पाते? तो यानी कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। तो कैसा होगा? जो देखो मैं बनाता हूं, सिलेंड्रिकल बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा सिलेंड्रिकल वो मैटर करता है। यहाँ पे तुम बना दोगे सिलेंड्रिकल ऐसा जो मैच नहीं करेगा। तो हम सिलेंड्रिकल जो बना रहे हैं वो ऐसा बना रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। बताओ क्या आया समझ में? सिलेंड्रिकल बना। अब चूंकि इनफाइनाइट सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जा रही होगी। तुम ये नहीं जानता तो कैसे ये बना पाता, है कि नहीं? यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से किया जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, और कुछ नहीं। ए दूरी है, एरिया ए मान लेते हैं। तो एरिया ए है तो यहाँ भी एरिया ए, यहाँ भी एरिया ए, यहाँ भी एरिया ए। चार्ज डेंसिटी, कैसा चार्ज डेंसिटी आया? लेमडा सिग्मा रो, कैसा आएगा? सिग्मा आएगा। चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसको बोलते हैं कर्व पार्ट, कर्व एरिया। और इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट एरिया। कितने फ्लैट एरिया हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सीट है तो चार्जेज इधर भी है और चार्जेज इधर भी है। तो इधर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले चार्जेज के कारण भी कुछ ना कुछ आएगी, तो इसीलिए मैंने ऐसे बना दिया। अब जब अप्लाई गॉस लॉ जब करोगे, अप्लाई गॉस लॉ जब करोगे, अप्लाई गॉस लॉ जब करोगे तो क्या लिखोगे? ई इंटू में डी एस इंटू में अंदर का चार्ज, किसके अंदर का चार्ज? तेरे अंदर का चार्ज। किसके अंदर का चार्ज? इस गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल सिमेट्री होता है कुछ कुछ इसमें। तो ई इंटू में डी एस क्यू इनक्लोज अपन में एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो दो आ जाएंगे इस तरीके से, एक तो ई इंटू में डी एस कर्व वाला आएगा और दो वो फ्लैट वाला आएगा, एक दो। इधर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। एरिया वेक्टर किधर है? एरिया वेक्टर भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो cos 0 डिग्री बन रहा है दोनों केसेस में। तो दो गो फ्लैट वाला आएगा। cos 0 डिग्री मैं नहीं लिखने जा रहा हूं, फ्लैट वाला। दो क्यों लिखा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इक्वल टू में इस पूरी में कितना चार्ज है? तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो अपन में एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? ये तो 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका जो क्लोज सरफेसेस का जस्ट आउटवर्ड नॉर्मल होता है, तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। तुम मुझे बता दो सारे पॉइंट जस्टिफाई हो गए जो मैंने लिखवाया था। अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं जानता तो एरिया ये कैसे एंगल निकाल पाता? तो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो cos 90 क्या होता है? 0। तो कर्व सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएंगे? 0। तो मैं इसको 0 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि कांस्टेंट है तो E बाहर आ जाएगा, E क्या आ जाएगा? बाहर। तो मैं E बाहर लिख देता हूं, 2E ds क्या एरिया ही हो जाएगा, ये यही एरिया तो है।
तो पूरा एरिया नहीं है, ये वाला एरिया जहाँ पे आप गॉस लॉ लगाए हैं, जिस सरफेस पे आप लगाए हैं, तो फिलहाल इस सरफेस पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू में सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए ने ए को कैंसिल आउट कर दिया, तो ई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो प्रूफ है ये देखो प्रूफ हमने कर दिया, दिखाई दे रहा है रेड कलर से, ई इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सीबीएसई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। सीबीएसई के लिए क्या, स्टेट बोर्ड जितने भी हैं और अपने 12th बोल दो, स्टेट बोर्ड नहीं बोलना चाहते हो तो 12th के लिए ही इंपॉर्टेंट है। नीट जेई के लिए जो प्रॉपर वीडियो को देख रहे हैं वो तो सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली रट लेंगे, सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली क्या करेंगे, रट लेंगे उसको। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। चलिए, तो मजा आ रहा होगा लेक्चर में, चीजें बिल्कुल स्मूथली है, कुछ भी टफ नहीं है, राइट कॉन्सेप्ट है, नाम ही है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। बिल्कुल राइट चीजें आपको सिखाएंगे, बिल्कुल आप चीजों को फील करोगे कि हाँ ये चीजें ऐसे होती है, ये चीजें ऐसे होती है। और भी आगे पढ़ते हैं, टाइम को बिना वक्त बर्बाद किए हुए, बिना वक्त को बर्बाद किए हुए और भी चीज आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो सब धीरे धीरे बारी बारी से पढ़ने वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, ये कहां पढ़ लिया था तुम लोगों ने, यूजिंग गॉस लॉ याद है, के लेमडा अपन में डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, एक आता था के लेमडा अपन में डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यही था। तो फाइनाइट सीट के लिए तो मान लीजिए कि एक फाइनाइट सीट नहीं, फाइनाइट वायर है जिसपे चार्जेस रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, चार्जेज। कैसा इसका बनेगा गॉसियन सरफेस बताओ, थोड़ा आइडिया लगने लगा। स्फीयर तो बना नहीं पाएंगे तो कैसा बनाएंगे, इस तरीके से, ऐसे। लेमडा कूलम्ब पर मीटर है इसके चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि इस तरीके से होती है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0। मैंने बोला था 0 मिलेगा, 180 90 डिग्री ही मिलेंगे। इस पे एरिया वेक्टर ऊपर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री। सेम उसी तरीके से इसका एरिया वेक्टर नीचे है, क्लोज सरफेसेस है, नॉर्मली आउटवर्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर की तरफ में है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। तो ये तो श्योरली हो गया है कि फ्लैट सरफेसेस के कारण इसका जो आएगा क्लोज इंटीग्रल वो कैसा आने वाला है, 0। तो आप जब अप्लाई करोगे E इंटू में डी एस इजिकल टू में क्यू इन क्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो हमको अंदर के चार्ज लेना है, तो अंदर चार्ज तो बहुत सारा है, तो हम एक लेंथ ले लेंगे, एल लेंथ ले लेंगे। कितना लेंथ ले लेंगे, एल, शायद रेड वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एल लेंथ ले लेंगे। तो करते हैं, तो फ्लैट वाला से तो बिल्कुल काम खत्म है, तो इसके दो पहलू हो जाएंगे। मैं लिख दूं क्या, नहीं लिखता हूँ, फ्लैट वाले से तो नहीं लिखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि फ्लैट वाला 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90। तो E इंटू में डी एस इंटू में कॉस 90 0 आ जाएंगे, तो मैं इसको नहीं लिखने वाला हूँ। तो कर्व सरफेसेस के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, तो सिर्फ कर्व के लिए। तो कर्व के लिए जब लिखने जाओगे तो E इंटू में डी एस इज इक्वल टू में अंदर वाला चार्ज कितना है, टोटल लेमडा कूलम्ब पर मीटर, एल से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर का चार्ज आ जाएगा लेमडा इंटू में एल। ये वाला पार्ट नहीं आया ना समझ में आपको, लेमडा इंटू में एल कैसे कर दिया। मैं सब समझता हूँ भैया, लेमडा कूलम्ब पर मीटर है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो टोटल चार्ज निकालना हो तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा और ds कितना हो जाएगा, 2 पाई r, रेडियस r दूरी पर निकालना होगा तो r दूरी ले लेंगे, 2 पाई r इंटू में l,
तो 2 पाई आर इंटू में एल, और ds ये तो एरिया हुआ टोटल कर्व एरिया कैसे निकलते, 2 पाई आर इंटू में एल, और लेमडा इंटू में एल अपन में एप्सिलॉन नॉट, एल ने एल को कैंसिल आउट कर दिया, तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा अपन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई आर। सही है कि गलत, सही है कि गलत, तुमको बताता हूँ क्यों गलत है क्या सही है, याद आ जाएगा। तुमको याद हो तो ये डी दूरी लेते थे, यहाँ से ऐसे एंगल बनाते थे, θ1 आता था, θ2 आता था, याद आया कुछ, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। क्या इसका मतलब गॉस लॉ गलत है, क्या इसका मतलब गॉस लॉ गलत है? देख बेटा, जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो यही आंसर आएगा। यहाँ पर गॉस लॉ गलत नहीं है, यहाँ पे गॉस लॉ गलत नहीं है, लेकिन गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यहाँ पर गलत है। आप गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले केस में नहीं निकाल सकते, अगर निकालोगे तो फिर यही वैल्यूज आ जाएगी, जबकि ऐसा वैल्यूज होता नहीं है। रियल वैल्यूज क्या होता है, के लेमडा अपन में आर, यहाँ डी आर लिए हैं तो के लेमडा अपन में आर साइन θ1 साइन θ2, जबकि यहाँ इस पे कुछ आया नहीं। तो गॉस लॉ की और भी चीजें कहानियां इसको और भी क्लियर करूंगा, लेकिन अगले केस में करूंगा। इसको मैं यहाँ पर नोट कर लो और लिख लो कि इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, सही आंसर नहीं आया, इट इज रॉन्ग, गलत आ गया आंसर, तो गलत आ गया तो गलत रहने देते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। इसको हटाता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर को करके देखते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। अब देखो इसको फिर से वही वाला चीज, फोटो तो वैसा ही बनेगा लेकिन वो इनफाइनाइट तक जाएगी, वो कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, और इसमें प्लस चार्जेज कुछ इस, फोटो सेम टू सेम वही रहेगा, सेम टू सेम वही रहेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे इस तरीके से। और फिर से ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इनफाइनाइट है, अल्फा नहीं है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, लेमडा कूलम पर मीटर है, दे के रखा है चीजें, लेमडा कूलम पर मीटर। एम दूरी हमने ले लिया है, एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इसका एरिया वेक्टर नीचे है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो फ्लैट सरफेसेस से फ्लक्स नहीं हो पाएगा जनरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, क्यों इधर है, क्योंकि हम जानते हैं कि इधर ही जाता है। अब जब आप करने जाओगे, फ्लक्स निकालने जाओगे, तो फिर से वही ई इंटू में डी एस इज इक्वल टू में क्यू इनक्लोज अपोन में एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर ले लेंगे, डी एस कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, कर्व सरफेसेस का कारण ही सिर्फ आएगा, लास्ट वाला सेम, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं, ई इंटू में 2 पाई आर इंटू में एल इज इक्वल टू में लेमडा इंटू में एल अपोन में एप्सिलॉन नॉट। देखो वही डेरिवेशन फिर आ गया, सॉरी लेमडा नहीं कटेगा, एल कटेगा, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा अपोन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई आर। क्या इनफाइनाइट के कारण आंसर मैच किया, उसमें आता था 2 के लेमडा अपोन में डी, डी की जगह पे यहाँ आर लिखा हूं, तो 2 के लेमडा अपोन में डी आना चाहिए, आर आना चाहिए, लेकिन आया नहीं। तो ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, ई ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 2 4 हो जाएगा नीचे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है, के हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 के लेमडा अपोन में आर, तो ये आंसर आ गया, लेकिन फाइनाइट वाला नहीं आया। तो इसका मतलब होता है कि गॉस लॉ प्योरली हाईली सिमेट्रिकल बॉडी के लिए काम करता है। देखो ये हाईली सिमेट्रिकल बॉडी है, जितना ऊपर अनंत है उतना ही नीचे अनंत है, तो हाईली सिमेट्रिकल बॉडी हुआ। तो गॉस लॉ काम करता है हाईली सिमेट्रिकल बॉडी के लिए, समझ रहे हो। इस बॉडी के अंदर में चार्ज सिमेट्रिकल है या नहीं ये मैटर नहीं करता है, एससीबी का एक सवाल है, करोगे गॉस लॉ में, तो चार्ज मान लेते टोटल चार्ज एक ही जगह पर हो, कुछ चार्ज यहां पर हो, बीच में गैप है,
तो भी आंसर यही आ। समझ में आ रहा है? चार्ज लेमडा के जब टोटल चार्ज कर देते हैं, है कि नहीं, ये जो लेमडा जो मल्टीप्लाई करते हो ना करके टोटल चार्ज लिख देते हैं। तो गॉस लॉ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए वैलिड होता है। समझ रहे हो? गॉस लॉ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए वैलिड है। गॉस लॉ टोटल डिपेंड्स के अंदर गॉसियन सरफेस जो बनाए हो उसके अंदर चार्ज कितना है, वो अंदर चार्ज एक पॉइंट पे रखा हुआ है कि एक जब पूरा में फैला हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बोले कि गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी, तो गलत। वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के लिए भी एंड नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के लिए भी वैलिड है। बट गॉस लॉ इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर हाईली सिमेट्रिकल बॉडी। वो हाईली सिमेट्रिकल नहीं था जो पहले किया था, दैट्स व्हाई उसका आंसर नहीं आ रहा था। क्या गॉस लॉ उसमें फेल हो जाता है? फेल नहीं होता, वो निकाल नहीं पाता है चीजें दूसरी भाषा में। समझ गया ना? तो इसका मतलब गॉस लॉ जब हम लगाएंगे तो बिल्कुल हाईली सिमेट्रिकल बॉडी देखेंगे, चार्ज नहीं, हाईली सिमेट्रिकल चार्ज नहीं, हाईली सिमेट्रिकल बॉडी देखेंगे। अगर हाईली सिमेट्रिकल बॉडी अगर है तो हम लोग लगा देंगे, अगर नहीं है या तो फिर सिमेट्रिकल बॉडी नहीं तो चार्ज पूरा सरफेस के अंदर आ जाए, जो आप गॉस बना रहे हो वो सरफेस के अंदर आ जाए तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, हटाऊं क्या इसको? हटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। तो ये सब चीजें थी कहानी। तो मैंने जो अभी बात बोला आप चाहो तो लिख भी सकते हैं कि चार्ज जो गॉस लॉ जो होता है वो हाईली सिमेट्रिकल बॉडी के लिए वैलिड ज्यादा बेहतर काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना फायदेमंद होता है हाईली सिमेट्रिकल बॉडी के लिए, आता होगा उसका भी, लेकिन बहुत से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्योंकि उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे में भी होते हैं, तो वो सब चीज़ों को हम लोगों ने गॉस लॉ में कहाँ कंसीडर करते हैं। जहाँ तक एक ही डायरेक्शन में गॉस लॉ को देखते हैं, डेट्स वाई आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि गॉस लॉ गलत हो गया, रियल में पहले गॉस लॉ आया था, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ आया था। लोग बताते हैं, किताबें बताती हैं कि पहले गॉस लॉ आया था। सोचो जिसने बनाया था गॉस लॉ कितना महान होगा, कैसे कैसे डायरेक्शन। हम लोग तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिए, फिर गॉस लॉ में आज स्टाइल दिखा रहे हैं हम लोग, ये इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर थ्योरम दिखा दिया, वो कॉन्सेप्ट दिखा दिया। भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर सिर्फ मालूम हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना मालूम तो कैसे निकालेगा, है कि नहीं? कूलम्ब्स लॉ नहीं मालूम तो कैसे निकालेगा? तो फंस जाएंगे चक्कर में। जो भी हो, अब क्या हम लोग पढ़े, हम लोग ये गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को एंड किए। लेकिन गॉस लॉ इतने में लिमिट नहीं है, गॉस लॉ के बहुत सारे स्कोप हैं। जिससे आपको याद हो तो डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना क्या टफनेस वाली बात होती है, इंटीग्रेशन करना, हम लोग गॉस लॉ के हेल्प से काफी आसानी से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन गॉस लॉ में भी उसमें एक और कॉन्सेप्ट आया जो गॉस लॉ के साथ मिलके और भी आसान बनाया, है ना? गॉस लॉ तो था ही आसान, सोचिए इंटीग्रेशन से बताया बचाया, लेकिन इसमें थोड़ा सरफेस बनाना, ये सब करना, ये सबको और भी शॉर्ट करके एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था सॉलिड एंगल। एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम क्या था? सॉलिड एंगल। उस सॉलिड एंगल के हेल्प से ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन और भी आसान बन जाते हैं, और भी ज्यादा आसान। कैसे? कुछ कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि आप गॉस लॉ लगा लो, इंटीग्रेशन लगा लो, आंसर नहीं मैच करते, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जैसे आप जब जान जाओगे तो आसानी से गॉस लॉ के और भी सवाल कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है आपके मन में बहुत एक्साइटमेंट आ गई होगी, वो कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? तो वो कॉन्सेप्ट का नाम है सॉलिड एंगल। वो कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्लेन एंगल नाम नहीं सुना? रेडियन, थीटा सुना होगा प्लेन एंगल का नाम। एक सर्कल है और सर्कल में ये एंगल को क्या बोलते थे? थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, ये रेडियस आर है और ये आर्क बोलते हैं इसको, यही बोलते हैं ना, आर का पूर्ण में रेडियस, है कि नहीं?
और ये थीटा को हम लोग बोलते थे, शायद कुछ बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं प्लेन एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं? प्लेन, PLANE, प्लेन एंगल, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंपल दो लाइन से बनती है। कितनी लाइन से बनती है? दो लाइन से। एक लाइन ऐसे ले लो, एक लाइन ऐसे ले लो, दोनों को मिला दो, यही थीटा है। लेकिन जो ये हर कोई जानते हैं, इसकी यूनिट भी रेडियन होती है ना, इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। सॉलिड एंगल क्या होता है? तुम लोगों ने वो आइसक्रीम खाया वो कोन वाली, मुंह में पानी तो आ गया होगा। कोन वाला जो आइसक्रीम जो होता है ना, देखा है? कोन बिल्कुल ऐसे सा होता है, वैसे करके पूरा खाते हैं, मजा लेते हैं। तो वो कोन को देखो, ये कोन को, तो ये जो कोन जो है अंदर से इस तरीके से, तो ये पूरा जो आया ना, ये पूरा फील जो कर रहे हो कि कितना में ऐसे फैला हुआ है, तो वो है सॉलिड एंगल। वो क्या है? सॉलिड एंगल है। इस तरीके से ये सॉलिड एंगल है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसको निकालते कैसे हैं? अगर इसका मतलब टोटल एरिया DA ले लेते हैं और ये रेडियस R है, ये छोटा सा R, सॉलिड एंगल हो जाता है DA अपॉन में R का स्क्वायर। R जो भी रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज, DA अपॉन में R का स्क्वायर। तो इस मैथमेटिक्स है। सॉलिड एंगल समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। फुटबॉल है और कुछ एक पार्ट ले लिया तुम लोगों ने, तो ये पार्ट जो है वो सॉलिड एंगल है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओम से। ओम देखा है? ओम सॉलिड एंगल। इसको मेजरमेंट करते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं स्टेरेडियन से। ये कहाँ पढ़ा था पता है? फर्स्ट चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन में दो सप्लीमेंट्री यूनिट होते थे, एक रेडियन एक स्टेरेडियन। तो वो है स्टेरेडियन, है ना? तो स्टेरेडियन में इसको मेंशन करते हैं, उसको रेडियन में करते हैं। आ गया समझ में? DA अपॉन में R का स्क्वायर। इसके और भी एप्लीकेशंस, ये मेन तो ये है, ये है। ऐसे तो कहा जाता है कि ये जो एरिया जो है ना, वो परपेंडिकुलर वाला एरिया होता है, मतलब रेडियस और एरिया का परपेंडिकुलर वाला पार्ट लेना है। जो एरिया जो ले रहे हैं वो R के परपेंडिकुलर लेना है, ऐसा। इसके हो सकता है कोई प्रूफ हो नहीं हो, लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं। अब जैसे कि कोई ऐसा है केस कि मान लीजिए कि एक क्लोज सरफेस है, कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लेता हूँ। अभी तो मैंने छोटा सा पार्ट लिया क्लोज सरफेस, जैसे कि समझाने के लिए बिल्कुल सिमेट्रिकल ले लेता हूँ स्फीयर, और इस पे हम सॉलिड एंगल बनाते हैं इस पॉइंट पर। तो कैसा बना पाएंगे? शायद बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाए, शायद थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाए। लेकिन जब सॉलिड एंगल लिखोगे, सॉलिड एंगल, तो लिखोगे क्या? लिखोगे DA अपॉन में R का स्क्वायर, और DA मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो कितना हो जाएगा सरफेस एरिया? 4 पाई R का स्क्वायर। तो ये R ने R स्क्वायर को कैंसिल आउट किया, तो क्या हुआ? 4 पाई। क्या ये सॉलिड एंगल डायमेंशन पे डिपेंड किया? देखो R कैंसिल आउट हो रहा है। क्या सॉलिड एंगल डायमेंशन पे डिपेंड किया? तुम बोलोगे सर नहीं किया, क्योंकि अगर डायमेंशन पे डिपेंड करता तो R होता, डायमेंशन पे डिपेंड करता तो R होता, लेकिन डायमेंशन पे डिपेंड नहीं किया है। तो इसका मतलब कि फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये भी दिमाग में रखना, फॉर एनी क्लोज सरफेस solid angle will be 4 पाई। चाहे वो क्लोज सरफेस ऐसा हो, चाहे क्लोज सरफेस कुछ इस तरीके से क्यूब बना हो, क्यूबॉइड बना हो, कुछ भी, सबके लिए सॉलिड एंगल एक क्लोज सरफेस के लिए कैसा होता है? 4 पाई होता है। क्या आप याद रखेंगे? 4 पाई किसी भी क्लोज सरफेसेस के लिए। आप जहाँ पे बैठे हुए एक रूम है, सेंटर पे एक पॉइंट को मान के आप सॉलिड एंगल बनाने की कोशिश करोगे, तो वो कितना बनेगा? 4 पाई।
आपके मन में एक सिंपल सा सवाल बनेगा कि सर क्या सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या कुछ रिश्ता है? सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल में कुछ रिश्ता है? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ना? देखा तुम लोगों ने एक सीरियल बहू भी कभी सास थी, नाम सुना होगा यार तुम लोगों ने। एक सीरियल था बहू भी कभी सास थी, तो उस सीरियल में ही एक आता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। उस सीरियल में क्या आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो लिखोगे रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। सिंपल सा एक बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्फीयर है हमारे पास, और मान लीजिए कि एक स्फीयर है, यहाँ सेंटर पे ये पॉइंट हमने मिला दिया। सॉलिड एंगल बनाने के लिए हमें एरिया कंसीडर करना पड़ जाएगा DA। तो जब ये मिलाओगे तो इसमें कुछ ना कुछ एंगल आएगा थीटा, चाहे अल्फा कुछ भी हो सकता है, थीटा आएगा। वो बोलते हैं सेमी एंगल ये बोल दो, जो हाफ डिवाइड करता है। तो इस पे सॉलिड एंगल भी बन जाएगा। तो सॉलिड एंगल जो बनेगा वो बनता है 2π1 माइनस में cos थीटा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको इतना टाइम सेविंग करेगा, ये बहुत ज्यादा ये टाइम सेविंग करने वाला रिलेशन है। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिश्ता है, ये पवित्र रिश्ता है। आप इस पवित्र को गंदा मत कर देना। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू में 2π1 माइनस में cos थीटा, 2π1 माइनस में cos थीटा। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके दो बहुत बढ़िया सवाल करवाएंगे, कब करवाएंगे? कल वाले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 14 में। तो इसके आपके बहुत बढ़िया सवाल आपको मिलेंगे। आप इसके DPP में कीजिएगा तो बढ़िया सवाल भी मिलेंगे। वो सवाल को ऑनेस्टी वाइज करना और सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, क्योंकि हम लोग जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, तो इस पे सवाल 2 करवाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी बेस्ट।